तेजस्वी, चिराग, मुकेश सहनी और संतोष मांझी, इन्हीं चार में लड़ाई है कि जहां एक तरफ भाजपा रोक रही है उनके वोट बैंक को, वहीं नीतीश भी अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं खेल राजद के खिलाफ कर रहे हैं। नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। चिराग पासवान ने कहा कि नहीं ठीक है, हम विधायक नहीं जिताएंगे, हम नीतीश को हराएंगे। नीतीश को समाप्त कर दिया उन्होंने। चिराग और कुशवाहा को तो बिना शर्त या सशर्त या फिर अंतः शर्त, इन लोग का तो डील हो गया है करीब करीब तय। अंतः शर्त जो भी हो, कह रहे हैं कि कोई शर्त नहीं, उसे टेबल के नीचे शर्त मान लिया गया हो। ऊपर चाचा से हाथ मिला रहे हैं, नीचे मोदी से हाथ मिला रहे हैं। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप। आज का हमारा विषय है कि यदि आज बिहार में चुनाव हो तो कौन जीतेगा। नए सर्वे ने मचाया हड़कंप। थोड़ा सा पीछे जाएंगे, आपको याद होगा 2 सर्वे इसके पहले हुआ है जिसमें महागठबंधन को बढ़त दिखाया जा रहा था। एक में महागठबंधन को जहां 22 सीट और एनडीए को 18 सीट, दूसरा फिर सर्वे आया तो 28 सीट दिखा दिया गया महागठबंधन को और 12 सीट एनडीए को। लेकिन जिस प्रकार से बिहार में लगातार 2024 में चुनाव है लेकिन लगातार राजनीतिक सरगर्मी बढ़ रही है, वैसे में समीकरण में भी उलटपुलट हो रहा है। और खास करके बेंगलुरु में जो मीटिंग हुई महागठबंधन के नेताओं की, उसके बाद से कहा जा रहा है कि उनका ग्राफ नीचे आ गया है और तस्वीर सीधे पलट गई है। जहां पहले महागठबंधन को बढ़त दिखाई जा रही थी, वहीं अब एनडीए काफी आगे चल रही है। इसी विषय पर चर्चा करेंगे। उस स्थिति में नीतीश कुमार का बिहार छूटना तय है। नमन जी, क्या नए सर्वे ने हड़कंप नहीं मचा दिया? हड़कंप तो मच गया है और इसका आकलन हम लोग कर रहे थे। हम लगातार ये बात कह रहे थे कि देखिए, लड़ाई तो महागठबंधन ने बहुत आगे से शुरू की, उनको बहुत आगे ही से दौड़ने का मौका मिला। भाजपा बहुत पीछे थी, तो कोई भी दाव लगाता तो वो महागठबंधन पे लगाता। लेकिन हमें पता था कि ये रिले रेस है। हर महागठबंधन का खिलाड़ी उस ताकत और उस ईमानदारी से दौड़ेगा नहीं। नीतीश तो पहला राउंड खूब दौड़े तेजी से, सबसे आगे। फिर उसके बाद जब राजद को मिला, राजद भी दौड़ी तेजी से आगे। लेकिन कांग्रेस कहीं लड़खड़ाई, और कांग्रेस के ताकत को नीतीश समझते हैं, तो कांग्रेस जब लड़खड़ाती है तो नीतीश को शक होता है कि कहीं जान के हमको हराना चाहती है कांग्रेस। फिर नीतीश वहाँ से फिर गड़बड़ाते हैं खेल, फिर कांग्रेस गड़बड़ाती है खेल, फिर ये ऐसे न्यूक्लियर रिएक्शन में बदल जाता है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जाकर थम जाता है पूरा कारवां इंडिया का, और एनडीए आगे निकल जाती है। इसके अलावा फैक्टर्स बहुत सारे हैं। देखिए, बिहार में आप जानते हैं कि जातीय राजनीति बहुत हावी रहती है। मैंने कुछ दिन पहले कहा था कि हर जाति का एक बड़ा नेता हो गया है। कुछ लोगों को उससे बहुत ऐतराज हुआ था। ऐतराज अपने पास रख के मुझे फर्क नहीं पड़ता, सच्चाई यही है। जो फैक्ट है सो फैक्ट है। आपके कहने से हम अपना फैक्ट नहीं बदल देंगे, और ना ही हम किसी की चापलूसी करने जा रहे हैं। बिहार में मुकेश सहनी एक बड़े ब्रांड है। मुकेश सहनी के पास बड़ा वोट बैंक है। चिराग पासवान उससे भी बड़ा ब्रांड है, उनके पास उससे बड़ा वोट बैंक है। इसके बाद आप उपेंद्र कुशवाहा के पास आइएगा तो उपेंद्र कुशवाहा, मुझे लगता है, देखिए सब अस्त्र होते हैं और एक ब्रह्मास्त्र होता है। मुझे लगता है कि बिहार के चुनाव में इस बार उपेंद्र कुशवाहा एक बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र है जी। क्यों? क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा एक एक कदम जो रख रहे हैं ना, वो सब स्ट्रैटेजिकली रख रहे हैं। एक हमारे इंजीनियरिंग की भाषा में हम लोग जब सॉफ्टवेयर को डेवलप कर लेते हैं, उसको जब रन करते थे, तो मेंटल स्टिमुलेशन एक कहा जाता है प्रोसेस। भाई कंप्यूटर पर चलाने से पहले, किसी क्लाइंट को दिखाने से पहले कि भाई देखिए आपका प्रोग्राम बन गया, ये से तुम्हारे पैसे हो जाएगा, एक बार दिमाग में कोई चीज़ कर लेना। हम कुछ बोलने जा रहे हैं उससे पहले पत्रकारिता में भी मेंटल स्टिमुलेशन का काम करता है। हम जो बोलने जा रहे हैं उसको अपने दिमाग में एक बार तराजू पे तौल लें, क्या हम सही कहने जा रहे हैं, क्या वो बातें सार्थक हैं, क्या पत्रकारिता के तराजू पर सही उतरती हैं। तो मेंटल सिमुलेशन वही है। तो जो मेंटल सिमुलेशन किया जा रहा है, उस आधार पर उपेंद्र कुशवाहा जो मेंटल सिमुलेशन कर रहे हैं, उस आधार पर बहुत भारी पड़ रहा है एनडीए। क्यों भारी पड़ रहा है? क्योंकि वो लगभग सभी फैक्टर्स एनडीए के पक्ष में कर दे रहे हैं। भाजपा पहली बार किसी अपने बहुत छोटे घटक दल को, चूंकि पार्टी तो भी नहीं है इनकी, 1 साल नहीं हुआ, उसके स्ट्रैटेजी को फॉलो करने लगी जो उपेंद्र कुशवाहा कर रहे हैं। और एक टीम भी बड़ी है, टीम भी बहुत शानदार उपेंद्र कुशवाहा ने जोड़ दिया है। एक इकोनॉमिस्ट है माधवानंद। फिर आप देखिएगा कि दिल्ली में एक बड़े इंटरप्रेनर है नरेंद्र मिश्रा, वो हैं। फिर आप देखिएगा रिटायर IAS जुड़े हैं। तो ये सारे लोग जब जुड़ गए हैं इस टीम में, राहुल कुमार है, ये लोग जब जुड़े हैं
तो ये लोग नए कलेवर में कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। असर पड़ रहा है इसका असर पड़ रहा है। जिस तरीके से प्रशांत किशोर घुसकर अलग अलग पार्टियों को मजबूत किया करते थे, ऐसे ही स्ट्रेटेजिस्ट अब बैठे हुए हैं उपेंद्र कुशवाहा का। मैं समझाऊंगा कि एग्जैक्टली कैसे क्या कर रहे हैं। ऐसा लग सकता है कि मैं किसी के पॉइंट बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको मैं आगे समझाता हूं कि आखिर कौन सी स्ट्रेटेजीज हैं उपेंद्र कुशवाहा की जो बहुत यूजफुल हो रही हैं इस बार के लड़ाई में। बेंगलोर में जो स्थिति उत्पन्न हुई, निश्चित तौर पर उसके बाद से जो इंडिया है उसका ग्राफ गिरा है। कारण बहुत सारे हैं, उन कारणों पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपने कहा कि 2 सर्वे, देखिए एक तो सर्वे जिसकी चर्चा आपने की 18 और 22 की, वो आरएसएस का सर्वे है। आरएसएस के सर्वे में भाजपा को चुनौती दी गई। आरएसएस सर्वे में मोदी को आगाह किया गया है और आरएसएस के सर्वे की चर्चा पिछले लगभग 1.5 साल से हो रही है। कौन सी चर्चा? आरएसएस ने सर्वे जो कराया है उसमें बिहार हाथ से निकलता हुआ नजर आ रहा है। महागठबंधन जो बनी है, इसके पास जातीय वोट बैंक इतना एकमुश्त पहुंच रहा है कि जिसको कंपनसेट भाजपा कर ही नहीं पाएगी। ये तब की बात है जब भाजपा और पशुपति पारस मात्र 2 दल थे एनडीए में बिहार में। भाजपा उसके बाद स्ट्रेटजी बदली, कई चुनाव हुए, कभी चिराग पासवान को खिलाफ रखा आपने, मुकेश सहनी के खिलाफ लड़े, उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के साथ थे, माजी नीतीश कुमार के साथ थे। ये फैक्टर्स चेंज होते गए धीरे धीरे। और उसके बाद जब दोबारा सर्वे हुआ तो भाजपा फिर 2 ही थी और यहाँ जो महागठबंधन है वो एक बैठक करने की स्थिति में उत्पन्न हो गया था, मतलब राष्ट्रीय स्तर पर। तो फिर मामला फिर एनडीए के पक्ष, माफ कीजिए, इंडिया के पक्ष में झुका, मतलब जो तब महागठबंधन थी। 28-12 का रेशियो चला गया, मतलब 22 से सीधे 28। भाजपा और पीछे चली गई, मतलब 12 पे चली गई। 12 मतलब भाजपा को शुद्ध नुकसान। 17 सीट पे भाजपा जीत कर आई थी पिछली बार। नीतीश कुमार 16 पे जीत के आए थे। भाजपा यानी एनडीए का बिहार में स्ट्राइक रेट था 99% का, 1 सीट केवल किशनगंज हारी थी। इस बार भाजपा टारगेट लेके चल रही है कि अपने दम पर वो 38 जीत जाएगी, 30 जीत जाएगी, 35 प्लस कोई कह रहा है। लेकिन सच्चाई यही है कि भाजपा अगर बिहार में इस बार अपनी सीटें सब बचा ले और 5 गो और जीत के आ जाए, बस 5, वही बड़ा बात, तो ये पूरी लड़ाई से भाजपा को अलग कर देता है। कैसे? बिहार की इस 40 सीटों में और आसपास थोड़ा उत्तर प्रदेश है, थोड़ा उसके अलावा आप देखिएगा और भी आसपास के इलाके, झारखंड हो, इन जगहों पर, फिर बंगाल है, इन जगहों पर लोकसभा में अगर एकजुट रहते हैं विपक्ष के लोग तो ये घेर सकते हैं भाजपा को, और घेर कर सकते हैं, घेर ही लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यही है कि क्या ये एकजुट हो पाएंगे? पटना में तो नहीं हो पाए, बेंगलोर में और बिगड़े, और अब तो भाजपा 38 हो गई, एनडीए 38 हो गया और आप 24 पे अटके हुए हैं। आपके पास से मांझी भाग गए, मुकेश सहनी की स्थिति स्पष्ट नहीं है। आपके पास मैंने जो एक दल, जो मैंने कहा सकता है कि जिस दल को नकार दिया है भाजपा ने, मैंने कागज पे तो नकार ही नहीं दिया चाचा को, अब वो भी आपके पास जाने के लिए तैयार नहीं है फिलहाल। डायरेक्ट में नहीं जा रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि हम मरते दम तक भाजपा के साथ रहेंगे, मिले ना मिले जो। लेकिन राजनीति का तकाजा ये कहता है कि कुछ दल महागठबंधन में शामिल होने जा रहे हैं। मुकेश सहनी के कल पूरे दिन की प्रतिक्रिया और जो इंटरनल चल रहा है आरएलजेपी में प्रक्रिया, ये बता रहा है कि धीरे धीरे नीतीश कुमार और पशुपति पारस नजदीक हो रहे हैं और रास्ते बच नहीं रहे बहुत। और जो दूसरा कि कहीं ना कहीं मुकेश सहनी के पास ऑप्शंस नहीं है। इस बीच भाजपा ने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से ये परिस्थिति बदली? हम जिस सर्वे की आज चर्चा करने उतरे हैं, दरअसल ये टीएनएनबी का सर्वे है। क्या है टीएनएनबी? टाइम्स नाउ भारत। ये एक बहुत बड़ा ब्रांड है, विश्वसनीय ब्रांड है। इसके सर्वे पर विश्वास किया जा सकता है। और इसने जो सर्वे किया है, दरअसल हमारे पास उतने रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन हमें इनपुट मिलता रहता है निश्चित तौर पर। एक बहुत बड़ा सैंपल साइज पॉलिटिकल अवेयर लोगों का मेरे कान में हमेशा वो गाना गाते रहते हैं, तो मुझे अंदाजा लग जाता है कि चूंकि जब राजनीतिक अवेयर लोग फैसला कर लिए तो बुझा जाता है कि जो पीछे खड़े रहने वाले भीड़ है वो क्या करेगी। अगर बहुत लंबी एक भीड़ हो स्टेशन पे, सभी लोगों को पता नहीं होता है। मुंबई और दिल्ली में बड़े मेट्रोज में जब भीड़ लग जाती है भैया, तो पता नहीं होता कि ट्रेन का गेट कहाँ है। तो ऐसी स्थिति में जानते लोग क्या करते हैं? आगे वाला सट के ऐसे घसकते जाते हैं। उनको पता है कि उसके आगे वाला उससे सटा हुआ है, उसके आगे वाला उससे सटा हुआ है। तो वैसी स्थिति में सभी अपने आप उस गेट तक पहुंच जाते हैं। तो ये वोटिंग में भी होता है भेड़ चाल, सेफ भी होता है भेड़ चाल। और इससे क्या होता है कि कोई एक व्यक्ति अलग नहीं होता है भीड़ से। अलग हुआ तो फिर उसको उस पर हमला हो सकता है। खैर ये बात हम समझाएंगे। तो टीएनएनबी के इस सर्वे में जो गेम पलटा है वो ये है
इस गेम ने अंततः लेवलाइज कर दिया है। कुछ चीज़ें जो हुई हैं, 2 बैठकें इंडिया की, 1 बैठक एनडीए की बड़ी, इसके बाद से और कुछ दलों का इधर उधर पलटना जाना इधर उधर, ये एक ऐसे जगह पर राजनीतिक सिचुएशन के पॉइंट पर लेकर आ गया है बिहार की राजनीतिक और देश की राजनीति को, जहां से आकलन किया जा सकता है आसानी से कि मणिपुर जैसी घटना हो रही है और भाजपा को बहुत फर्क नहीं पड़ रहा है। ये साबित करता है कि भाजपा बहुत कॉम्प्लिसेंट है, उसे पता है कि वो अपने पक्ष में इस 24 के चुनाव को मोड़ देगी। दूसरा, बिहार की घटनाओं पर और मणिपुर घटनाओं पर बिल्कुल अलग रिएक्शन भाजपा का है। मणिपुर में भाजपा चुप रहती है तो बिहार में, बेगूसराय में होता है एग्रेसिव है। नीतीश का इस्तीफा, वहाँ बीरेंद्र सिंह का इस्तीफा नहीं मांगेगी, लेकिन यहाँ मांग रही है। वहाँ बीरेंद्र सिंह का इस्तीफा नहीं लिया जाएगा, लेकिन यहाँ नीतीश कुमार का इस्तीफा हर 2 सेकंड बाद लगता है पॉकेट में रखे हुए हैं लोग, निकाल के दीजिए इस्तीफा, ऐसे होता है। तो आखिर टीएनएनबी के सर्वे में आखिर क्या कहा गया है और किन फैक्टर्स पे ये कहा गया है, वो पूरा डिटेल मेरे पास है। देखिए, बिहार में 40 सीटें हैं। ये 40 सीटें महत्वपूर्ण इसलिए हैं क्योंकि बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, इन जगहों पर यदि भाजपा को रोकने में सफल हो जाती है इंडिया, अगर एनडीए के प्रत्याशी जितनी सीटें जीतकर पिछली बार आए थे उनमें 10%, 20% भी सीटें अगर काट ली जाए उनके जीते हुए में से, जी जहां नहीं लड़े उनकी बात नहीं कर रहे हैं, सहयोगी लड़े जो आज जीते हुए में से, आज किसी हिस्से का हिस्सा और इंडिया का हिस्सा नीतीश कुमार, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, वो तो चुनौती है। नीतीश की जो 16 सीटें हैं वो जितना तो चुनौती है भाजपा के लिए। जीती हुई क्या आप बात कर रहे हैं? जीती हुई की बात कर रहे हैं। जीती हुई सीटों पर ही अगर 20% का अगर घाटा करा दे ये सम्मिलित होकर इंडिया, तो मोदी सरकार के लिए बहुत सरकार में नहीं आ पाएगी, अपने दम पर तो नहीं आ पाएगी। इन 38 दलों में आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि कई दल तो केवल कागज पर है। इनमें कई दल ऐसे हैं जिनका रिप्रेजेंटेशन शून्य है, ये राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, जैसे लालू प्रसाद यादव उसमें नहीं कर सकते। हाँ, नहीं कर सकते हैं। नहीं, 38 में एनडीए की बात कर रहा हूँ। हाँ, आपने सही एग्जाम्पल दिया, लेकिन इंडिया का एग्जाम्पल आपने दिया, मैं इंडिया का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे पशुपति पारस है, अभी बिहार सांसद कंट्रोल में इनके नहीं है, तो ये क्या कर पाएंगे? अपनी सीट पे तो चिराग पासवान ने दावा कर दिया, खुद की सीट सिक्योर नहीं कर पाएंगे तो दूसरे की सीट पे क्या कर सकते हैं? और सांसद चिराग पासवान के संपर्क में, कोई चिराग के संपर्क में है, कोई तेजस्वी के संपर्क में है, कोई पूरा विष्णु क्या गणेश परिक्रमा हो रहा है इनकी पार्टी के आसपास। तो सेफली कहा जा सकता है कि इसमें कई दल हैं जो अकर्मण्य है, जिनके राजनीति से कोई फायदा भाजपा को होने नहीं, गिनती के लिए दिखावे। कई लोग लायबिलिटी है, नाम नहीं लेंगे, नाम लेंगे तो बहुत लोग बुरा लग जाएगा। कई लोग लायबिलिटी हैं, वो दर्शक समझ रहे हैं, तो लायबिलिटी वाले दलों को भी इसमें भाजपा ने रख लिया है। तो भाजपा अपने दम पर ही चुनाव जीतेगी या हारेगी, ये भाजपा जानती है। और ये बात इंडिया भी जानता है कि लड़ाई, देखिए दरअसल पूरा इंडिया, मतलब पूरा इंडिया ही, अब तो कंफ्यूजन हो गया है ना, ये इंडिया मतलब ये देश इंडिया नहीं, इंडिया मतलब जो बना है जमुरा उस्ताद वाला इंडिया, विपक्षी इस इंडिया को लड़ना है एनडीए से, लेकिन एनडीए से नहीं लड़ना है, इनको केवल और केवल अमित शाह, नरेंद्र मोदी से लड़ना है, और अपने आप से भी, चूंकि आपस के जो लोग हैं अपना में तो फाइटाफाइटी करेगा, चूंकि एक आगे बढ़ेगा तो दूसरा लंगी फंसा देगा। और ये सर्वे भी यही बात बोल रहा है, सर्वे भी यही बता रहा है कि इनका आपस में पटने नहीं जा रहा है। जो टीएनएनबी का सर्वे है इसमें ऊंट बैठा है जिस करवट पे, वो जान लीजिए 22 से 24 सीटें एनडीए को दी जा रही हैं, 16 से 18 सीटें महागठबंधन को दी जा रही हैं। अब जरा यहाँ आंकड़ा समझ लीजिए, भाजपा पिछली बार जो जितने सीटें जीत कर आई थी वो थी 17 में, अगर मान लीजिए हम अपर लिमिट लेके चलते हैं, 24 सीटें भाजपा जीत कर आती है एनडीए यानी बिहार में, तो भाजपा के पास सीधे तौर पर 7 सीटों का इजाफा होता है। भाजपा फिर भी जीतती है, अपनी सीटें तो बचा ही लेती है, और प्लस 7 सीटें वो जीत कर आ रही है एक्स्ट्रा। अब महागठबंधन की बात करते हैं, 16 से 18 दिया जा रहा है महागठबंधन को, चलिए हम अपर लिमिट मान लेते हैं, 18 सीट महागठबंधन नीतीश कुमार निहित लेकर आती है, 16 नीतीश कुमार का ही है जी। अब इसमें कहने का मतलब कि जो राजद थी वो 0 का 0 ही रह जाएगी क्या? और क्या राजद उतनी सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेगी क्या? और फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं तो जो कांग्रेस थी उसका स्ट्राइक रेट क्या होगा, विपक्ष के और भी दलों का, लेफ्ट के दलों का क्या होगा, इस पर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है। अब जरा इनमें कौन से फैक्टर्स काम करते हैं वो जान लेते हैं। देखिए जो रिजल्ट है बिहार का, ये अगर पक्ष में झुका है एनडीए के, तो उसके कुछ कारण हैं। उसका सबसे जो बड़ा कारण इस सर्वे में बताया गया है कि नीतीश की अविश्वसनीयता, नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, न भाजपा करती है
ना बिहार की जनता करती है, ना देश की जनता करने वाली है, और ना ही ये इंडिया के जो सारे तमाम जो राजनीतिक दल हैं ये करने जा रहे हैं। ये अविश्वसनीयता नीतीश कुमार की क्यों है? खुद के कर्मों की वजह से राजनीतिक, कभी भाजपा के साथ, कभी तेजस्वी यादव के साथ, कभी पुनः भाजपा के साथ, कभी पुनः तेजस्वी यादव के साथ। आपने अपनी पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी खो दी है। आप पैथोलॉजिकली यूटर्न मारते हैं, ये आपके जीन में बस गया है। जिसे बोल दिया था नीतीश कुमार ने डीएनए, हम आपकी जगह नरेंद्र मोदी ने कहा था खिलाफ ढेर लंबा कार्यक्रम हो गया, हमारा खिलाफ मत करिए, हम जीन करेंगे। ये नीतीश कुमार के राजनीति का एक सबसे जो कहा सकता है ना कड़वा फल है, जिसको नीतीश कुमार ने अर्जित तो कर लिया है, लेकिन कहाँ रखे बुझा नहीं रहा। जब पिएंगे तो अपने उसको और जहर का घूंट लगेगा नीतीश कुमार। लेकिन एक चीज तो मानिएगा ना कि लालू प्रसाद यादव को भी आज भी नीतीश कुमार पर एक शंका लगा रहता होगा कि कब पलट जाए। फिर सबको रहता है, मुझे लगता है इनके आसपास के नेताओं को भी रहता है। आप याद कीजिए बीच में लागल के पलट जी हैं, तो कौन कौन फोन करता था हम लोग को? जदयू के लोग ही ज्यादा फोन कर रहे थे ना कि क्या लगता है नीतीश जी पलट जाएंगे। का कौन जो मंत्री है, कौन जो विधायक है, कौन जो सांसद है, सबको अपनी चिंता है भाई। वो लोग चिंतित हो गए थे। ललन सिंह चुप हो गए थे, फेफड़ी पड़ गए मुंह पर, क्या हुई नीतीश को पलट जाएगा, फिर क्या पलट जी हैं। अच्छा एक चीज और मानिएगा, आपने चूंकि बहुत करीब से देखा है, मुकेश सहनी बिहार की राजनीति में वो शख्स है जो हमको लगता है कि दिमाग से नहीं दिल से सोचते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और मुकेश सहनी जिधर जाएंगे वो गठबंधन जरूर मजबूत होगा, निश्चित तौर पर मजबूत होगा। और मुझे ये भी लगता है कि मुकेश सहनी एनडीए के बैठक में ना जाकर उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती की है। मुझे यहाँ ऐसा लगता है, मुझे लगता है कि नीतीश कुमार के प्रति एक उनके मन में कुछ है स्नेह जो झलक जाता है अक्सर कई जगहों पर, कल भी झलका। और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार के साथ जाने का फैसला अगर मुकेश सहनी ने लिया है तो व्यक्तिगत तौर पर उनके लिए फायदेमंद होगा, लेकिन राजनीतिक जो उनकी पार्टी की है उसको लेकर मुझे लगता है कि तो डाउट है। तो मैं वहीं आ रहा हूँ। देखिए पहली बात, नीतीश कुमार की विश्वसनीयता एक बहुत बड़ा कारण है। बेंगलुरु और पटना में नीतीश कुमार ने जो छाव धरा, जिसकी चर्चा सब जगह हुई, ये जनता को भी पसंद नहीं आया, ये विपक्ष के नेताओं को भी पसंद नहीं आया। और पटना से बेंगलुरु तक में एक बात बहुत बड़ी बदलाव हुई कि पटना में जहाँ नीतीश कुमार इस बैठक को और इस पूरे इंडिया को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, वहीं एकाएक इसका कंट्रोल कांग्रेस ने छीन लिया बेंगलोर में। जिस प्रकार से लालू जी ने छीन लिया, और बेंगलोर में जब छीन लिया कांग्रेस ने, तो नीतीश कुमार की नाराजगी लाजमी है। बच्चा पैदा आप कीजिए, नाम पड़ोसी दे, तो खींच तो बढ़ेगा ना। नीतीश कुमार जी खिसिया गए कि इंडिया कहाँ से हो गया, जन्म तो नीतीश कुमार ने दिया, हमने बनाया, हमने प्रयास किया। और आपको तो पता ही है कि हम तो बहुत काम करते हैं, हमारे काम का प्रोडक्ट आया, उस प्रोडक्ट को कांग्रेस ने छीन लिया, तो हम कर क्या सकते थे, हमें तो बाहर निकलना ही था ना। खैर ये नीतीश कुमार जी का एक फ्यूचर स्टेटमेंट हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। सहनी, चिराग, कुशवाहा, इन तीन खिलाड़ियों को सबसे बड़ा टॉप खिलाड़ी बताया जा रहा है इस सर्वे के हिसाब से। क्यों? सहनी 14%, चिराग 10%, कुशवाहा 15%। ये मिल जाए तो समझिए कि जिस गठबंधन में जाए उसका क्या हाल होगा। चिराग और कुशवाहा को तो बिना शर्त या सशर्त या फिर अंतः शर्त, इन लोग का तो डील हो गया है करीब करीब तय। अंतः शर्त जो भी हो, कह रहे हैं कि कोई शर्त नहीं हो सकती, टेबल के नीचे शर्त मान लिया गया हो। ऊपर चाचा से हाथ मिला रहे हैं, नीचे मोदी से हाथ मिला रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा नहीं देख रहे कितना निश्चिंत है, पूरी बात तय है। मैं तो भैया पहले दिन से कह रहा हूँ, जिस दिन पार्टी बनी थी, उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी बनाते समय ही बैठक कर ली थी भाजपा से, और इनकी पार्टी में भाजपा का बहुत बड़ा योगदान है। चूंकि उपेंद्र कुशवाहा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ कई वर्ष रहे हैं जी, तो कुछ तो गुण सीखिए गए हैं। सबसे पहले विभीषण को अपने पाले में कर लिया भाजपा ने। जी, गेम समाप्त हो गया नीतीश कुमार का आधा ज्यादा यहीं पे। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए सहनी का तो मैंने बता दिया कि सहनी किस तरफ जाएंगे ये अभी स्पष्ट नहीं है। कहानी पूरी ये है कि सहनी को तो फोन आया ही था, मैंने ये बात खुलासा किया था, एनडीए की तरफ से बिल्कुल फोन आया था। सहनी को बुलाया गया था कि आप आइए, बिहार के एक नेता ने भी इनको आग्रह किया था कि आप आ जाइए। कुशवाहा समाज के एक नेता ने कहा था कि आइए आइए, आपको सम्मान मिलेगा। सहनी जी ने कहा कि देखिए, मुझे लोकसभा और विधानसभा दोनों सीटों के बारे में पहले कंफर्म बता दीजिए, मुझे जो सीट दे रहे हैं वो बता दीजिए, मैं हारने वाली सीट नहीं लूंगा। मुजफ्फरपुर तो जरूर लूंगा, मुझे पता है कि आप जबरदस्ती मुझे हारने वाली सीट दीजिएगा, मुझे ऐसी खबरें हैं, तो आप पहले स्पष्ट करिए स्थिति। तो उन्होंने कहा कि भाई आप आइए,
अगली दौर में बैठक होगी तो बात होगी। पहले आई है, पहले हम सहनी आगे हो जाने जाए। वालों में से नहीं। तो सहनी को चूंकि इनको पता है कि नीतीश कुमार अगर वहां जाते हैं तो नीतीश कुमार के साथ रिश्ता 25 खत्म हो जाएगा, आखिर में बंद हो जाएगा। फिर ऐसी स्थिति में वो नहीं जाना चाहते हैं। 25 को फैसला करने वाले हैं, समझ में आ जाएगा। चिराग ऑलरेडी डन डस्टेड, चिराग एनडीए के साथ रहेंगे, आगे चल के एनडीए के बड़े रणनीतियों का हिस्सा बनेंगे और नीतीश कुमार से भी ज्यादा मुझे लगता है ये एक बड़ा चेहरा एनडीए का होने जा रहे हैं बिहार में, जो मैं आज नहीं भैया, निश्चित तौर पर हम लोग 2020 के चुनाव के बाद से मैं ये बात कह रहा हूँ कि चिराग ने जब इतना बड़ा घाटा ले, भैया फायदा उसी का होता है जो रिस्क बढ़ लेता है। शेयर मार्केट की तरह राजनीति होती है। राजनीति में जो आज देखिए उपेंद्र कुशवाहा ने किन किन पदों से इस्तीफा दिया, केंद्रीय मंत्री, राज्यसभा, एमएलसी, और कहाँ पहुंच गए आज एनडीए के बहुत महत्वपूर्ण राजनीति का हिस्सा वो बन गया है। चिराग पासवान ने कहा कि नहीं ठीक है, हम विधायक नहीं जिताएंगे, हम नीतीश को हराएंगे। नीतीश को समाप्त कर दिया उन्होंने। आज नीतीश कुमार की जगहसाई क्यों होती है? चिराग पासवान की वजह से, वरना 20 सीटें तो नीतीश कुमार और जीत के आराम से आए थे। निश्चित तौर पर आए थे। और उन सीटों पर वो मोदी के नाम पर जीतते हैं, किसी के नाम पर जीतते हैं, लेकिन जीत के आते हैं और उसके बाद वो मुंह चिढ़ाते सबको कि नंबर 1 हम हैं, भाजपा नंबर 2 है। चिराग पासवान ने तीसरे दर्जे की पार्टी तो नहीं दिया। भाजपा को जो आज बड़े भाई बन के घूम रही है, ये किसने दिया? ये चिराग पासवान ने दिया। और इसकी वजह से, और मैं 2020 से बोल रहा हूँ, मुझे तो याद है, मैं नाम गिनवा दूंगा, बड़े बड़े पत्रकारों का मैं नाम गिनवा सकता हूं जो कहते थे कि चिराग पासवान फ्लॉप है, खत्म है, कहीं नहीं है, और मेरे से कमेंट सेक्शन में फेसबुक पे लड़ाई हुई है, कितना लोग अनफ्रेंड कर दिए हम कि भाई आपकी राजनीतिक समझ 30-35 सालों की है, 40 सालों की है, मैं उसका सम्मान करता हूं, लेकिन मैं भी गलत नहीं होता हूं बिहार की राजनीति में। मैंने भी कच्ची गोलियां बिहार में नहीं खेली हैं। जब से इंजीनियरिंग छोड़ के आए हैं नौकरी, तब से हम पत्रकारिता ही कर रहे हैं और शुद्ध रूप से यही मेरा दिन भर का भोजन है। तो ऐसी स्थिति में चिराग पासवान पर दाव बहुत पहले ही लग चुका था। बिहार में चिराग पासवान राजनीति का उभरता हुआ सितारा है, फ्यूचर है। मैं तो कह रहा हूं कि तेजस्वी, चिराग, मुकेश सहनी और संतोष मांझी, इन्हीं 4 में लड़ाई है। भाजपा भी अपना चेहरा खड़ा नहीं कर पा रही है। आज सम्राट चौधरी है, कल सम्राट चौधरी रहेंगे, इसकी गारंटी आप लीजिएगा, हम लेंगे। चिराग रहेंगे, इसकी गारंटी हम दोनों ले सकते हैं। एकदम। मुकेश सहनी रहेंगे, इसकी गारंटी हम ले सकते हैं, क्योंकि मुकेश सहनी भी जितना खर्चा कर चुके हैं बिहार की राजनीति में, अपना समय और धन और राजनीतिक मेहनत की है, उसको वो छोड़कर नहीं भागेंगे। उनके पास एक इंस्टीट्यूशन है, और ये बात अब समझ में आ गई है उपेंद्र कुशवाहा को भी। उपेंद्र कुशवाहा भी इसमें नाम बड़े खिलाड़ियों में, पिछली बार की गलती को सुधारेंगे कुशवाहा जी। अब की उन्होंने राजगीर में कहा कि, हालांकि उन्होंने नहीं कहा कि गर्दन उतार दीजिएगा अगर हम पार्टी विलय कर लेंगे तो, लेकिन इशारा यही था कि अब की अगर कुछ भी किए ना तो आप लोग छोड़िएगा मत हम। एनडीए के हनुमान के श्रेणी में अब कुशवाहा भी आ गए। बिल्कुल, मोदी के हनुमान हो गए हैं। एनडीए मतलब मोदी के चेहरे तो सब होना है पूरे देश का चुनाव। ये 2 नेता, चिराग और उपेंद्र कुशवाहा, ये वो वोट लेकर आएंगे भाजपा के पास, जो वोट भाजपा कितना भी गंगा जी में खड़ा होकर मांग ले, वो मोदी के नाम पर, सम्राट चौधरी के नाम पर, सुशील मोदी के नाम पर, मंगल पांडे के नाम पर नहीं आएगा। ये जब भी आएगा तो उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान के नाम पर ही आएगा। एकदम ठोस वोट है, ठोस वोट है, कहीं नहीं जाएगा। इसमें से हमारी तेजस्वी यादव, लालू यादव कोई नहीं कर पाएगा। अगली कहानी, मांझी, नीतीश, पप्पू यादव, इनका ग्राफ गिरा है। मांझी देखिए एनडीए में है जी, लेकिन उनका ग्राफ गिरा है। मांझी जी का ग्राफ इसलिए गिरा है क्योंकि अब उनको अपने सामने रहने की जरूरत नहीं है, अब उन्हें संतोष मांझी को बढ़ाना है। तो जहां मांझी का ग्राफ गिरा है, वहीं संतोष मांझी का ग्राफ काफी बढ़ा है। ये एनडीए के साथ दोस्ती और अमित शाह और नरेंद्र मोदी के साथ बैठकों की वजह से बढ़ा है। नीतीश कुमार का ग्राफ तो निश्चित तौर पर गिरा है। नीतीश कुमार के साथ स्थिति यह है कि इस वक्त नीतीश कुमार अपने अकेले दम पर चुनाव लड़ रहे हैं बिहार में, तो शायद जितनी सीटें उनकी हैं उससे उतनी भी ना है, इसीलिए ये गठबंधन बनाया जा रहा है। और पप्पू यादव की बात, तो पप्पू यादव निश्चित तौर पर मेहनत तो कर रहे हैं लगातार आज भी उसी तरीके से, लेकिन उनको लेकर के भी क्लियर, जहां मुकेश सहनी को एनडीए में नहीं बैठने का मौका मिला, वहीं पप्पू यादव को विपक्ष की बैठक में दूर तक देखा जा रहा है। ये बहुत बड़ा अपमान भी एक बड़े नेता के साथ। उन्होंने तो समय भी दिया 1 महीने का, अल्टीमेटम भी दे दिया, लेकिन उनकी राजनीतिक ग्राफ जो है इस सर्वे के हिसाब से आधार पर थोड़ा नीचे जा रही है। पप्पू यादव कहीं अभी नजर नहीं। हाँ, एक इस सर्वे में एक और बड़ी बात, राजद का खाता फिर नहीं खुलेगा, फिर 0 का 0, फिर 0 का 0 राजद रह जाएगी। अब प्रधानमंत्री हटाने की बात हो रही है। यहाँ गेम ये है कि जहाँ एक तरफ भाजपा रोक रही है उनके वोट बैंक को, वहीं नीतीश भी अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं खेल राजद के खिलाफ कर रहे हैं। नीतीश कुमार जिन सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, जीत कर आए हैं इस बार 16,
इन सीटों में से कई सीटों पर राजद की नजर है। सीट बंटवारा बहुत मुश्किल होने जा रहा है। और जान लीजिए ये बात, मैं क्यों बहुत जिम्मेवारी से कह रहा हूं कि राजद का रिजल्ट अच्छा नहीं होगा, जबकि पॉपुलर ओपिनियन ये है कि राजद का रिजल्ट बहुत अच्छा होने वाला है। इस बार लोकसभा में नीतीश गिरने वाले हैं। नीतीश कुमार के सिटिंग सांसदों का टिकट काट कर जिस दिन राजद को दिया जाएगा, कुर्नी रिपीट होगा जी, कुर्नी रिपीट होगा। और आप जान लीजिए कि जो सांसद राजद के या माफ कीजिए जदयू के हैं, वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के संपर्क में हैं। उनको बुलाया इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि वो एसेट नहीं रह गए हैं, अब वो लायबिलिटी हो गए हैं। उनको टिकट देना पड़ेगा और भाजपा उनको टिकट देना नहीं चाहती है। क्यों टिकट बाहर के लोगों को बुला? तो आपका कहने का मतलब कि अगर बीजेपी आज चाहे तो कई जो एमपी है वो निकल जाएंगे। आज क्या, एक साल पहले चाहती तो हो जाता। 9 सांसद तो नीतीश कुमार का फोन तक नहीं उठा रहे थे। 1-to-1 बैठक करके नीतीश कुमार ने सबसे पैचअप किया। वो तो नजर आया कि किस प्रकार से पैचअप करना पड़ा। तो ये कहानी हो गई थी। देखिए, सिंधे पलट देते हैं, पवार पलट देते हैं, अब बिहार में आरसीपी भी नहीं पलट पाते हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी नहीं पलट पाते। कैसे ऐसा क्या नीतीश कुमार मंत्र मार देते हैं उस समय? यानी कि ऊपर से चाहा नहीं जा रहा, भाजपा ही नहीं चाह रही है कि सांसदों को लाया जाए। ये सांसद लायबिलिटी हो जाएंगे। आपने देखा हरिवंश वाले मैटर पे, अब समझ में आ जाएगा आपको। हरिवंश भाजपा के लिए कितना इंपॉर्टेंट थे। नीतीश कुमार के बीच एक ब्रिज का काम कर रहे थे। भाजपा चाहती तो हरिवंश के माध्यम से नीतीश को टॉर्चर कर सकती थी आने वाले कुछ निश्चित। लेकिन भाजपा ऐसी कच्ची गोलियां खेलना ही नहीं चाहती है। भाजपा क्यों लायबिलिटी? अपने पास आपके पास जब हथियार है, गोला है, असला है, बारूद है, तो लाठी लेके काहे घूमिएगा? सही बात, लाठी जहां वहीं छोड़ दीजिए। और ये बड़ा कारण है कि राजद के खिलाफ वही लोग हो जाएंगे जो नीतीश कुमार जिनका टिकट काटेंगे। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और एक और बात जान लीजिए, राजद जहां जहां चुनाव लड़ेगी, भाजपा बहुत स्ट्रेटेजिकली खेलने वाली है। राजद के साथ वो मोदी वर्सेस राजद नहीं करने वाली है। मोदी वर्सेस तेजस्वी लालू नहीं करने वाली है। वो कुशवाहा को, चिराग को, मुकेश सहनी को, मांझी को, इनको उतारेगी। बाबा ने बहुत पहले स्ट्रेटजी बता दी थी कि ये एनडीए का स्ट्रेटजी है। वो उन सीटों को जो जदयू की सीटें हैं या जिन सीटों पर तेजस्वी लड़ने वाले हैं, उन पर अपने नहीं लड़ेगी चुनाव, वो अपने सहयोगियों को दे देगी कि जाओ लड़ो, फरियाओ। और जब पिछड़ा लड़ेगा, ओबीसी लड़ेगा, दलित लड़ेगा, तो गेम मजेदार हो जाएगा। तब ये भाजपा के पक्ष में जाएगा। मतलब सीटों का बंटवारा काफी दिलचस्प देखने को मिलेगा, खास करके महागठबंधन। भाजपा ने मन बना लिया है। आप देखिएगा कि एक के दिन अनाउंसमेंट हो जाएगा। कोई इसमें घिचपिचम नहीं होने वाला है, कोई भागने वाला नहीं है। सभी को पता है कि ये कहा गया कि हार के आइएगा, आपको राज्यसभा भेजेंगे। जाइए, चीट की चिंता मत कीजिए, आपको खुद बनना है ना, जाइए जाके लड़िए। हारिएगा तो हमारे पास राज्यसभा की अतिरिक्त सीटें हैं, राज्यसभा भी भेजेंगे, मंत्री भी बनाएंगे। अब इससे ज्यादा क्या सिक्योरिटी चाहिए? तो अभी तो आके कहता लोग कि मैं बिना शर्त का समर्थन कर रहा हूं। पहले कहने की इतना सीट चाहिए, फिर कहते बिना शर्त का समर्थन करेंगे। यही गेम भाजपा ने इस बार सही खेला है। लायबिलिटी लेकर नहीं चलना है। जाइए लड़िए, नीतीश को हराइए, हरा के आइएगा तब मंत्री बनिएगा। अगर लड़ के आइएगा अच्छे से तभी मंत्री बनिएगा। तो ये इसके कुछ और पॉइंट्स हैं, मैं बता दूं। कांग्रेस इस बार 0 हो जाएगी। एक सांसद जो जीत कर आए थे उनको भी बचा नहीं पाएगी कांग्रेस। इस किशनगंज भी हाथ से निकल जाएगा। इसका कारण बहुत सारा है। कांग्रेस ने हाल में रणनीतियों में बदलाव किया है। कांग्रेस सवर्णों की पार्टी रही है। बीच में लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार के दबाव में इन्होंने मंत्रिमंडल में भी जो दोनों हम प्रस्तुत किए हैं बिहार में, वो दोनों ओबीसी और दलित समाज के हैं। इनके पार्टी के अध्यक्ष ब्राह्मण रहते हैं, इनके पार्टी के अध्यक्ष भूमिहार रहते हैं, इनके पार्टी के अध्यक्ष इन्हीं अपर कास्ट में से रहते हैं। खबर आई कि अभी क्या आज मंत्रिमंडल का विस्तार जो होना था वो भी टल गया है कुछ दिनों के लिए। काहे कि उधर से चेतन आनंद का नाम सजेस्ट किया गया है, राजद कोटे से राजपूत नाम सजेस्ट किया चेतन आनंद का, और यहाँ से आनंद शंकर का नाम राजपूत कोटे से कांग्रेस दे रही थी। तो कांग्रेस का नाम काट के कहा गया कि वापस भेजिए नया नाम, सवर्ण भेजिए, सवर्ण भेजिए, ब्राह्मण भेजिए, माने राजपूत मत भेजिए। राजपूत तो हम मांग रहे हैं, दे रहे हैं, वोट मेरा है, उसमें मत पूछिए। आनंद मोहन को लेकर के आप जाइए और जाके ब्राह्मण खोजिए। विजय शंकर, माफ कीजिएगा, विजय शंकर दुबे या जो मैं नाम मैं बोल रहा हूँ, उनका नाम पहले से चल रहा था। विजय शंकर दुबे, माफ कीजिएगा, वो विधायक है। अब खबर आ रही कि मदन मोहन झा भी बनेंगे, दोनों ब्राह्मण बन जाएंगे। पहले जो अध्यक्ष है, बताइए, मतलब कहीं ना कहीं कांग्रेस को विधवाया जा रहा है, तो कांग्रेस तो खुद ही समाप्त हो जाएगी। और कांग्रेस 0 होने जा रही है इस सर्वे के हिसाब से। हाँ, जदयू में सबसे बड़ा नुकसान होने जा रहा है। 16 जो था सीटिंग 16 से 6 पे आने वाली है, मतलब इस सर्वे के हिसाब से। बाकी कैसे तो कहा क्या करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार? अभी नीतीश कुमार जी को सोचना होगा, ये बाकी दलों को सोचना होगा। मुकेश सहनी अगर महागठबंधन की, बहुत समझदार है मुकेश सहनी, वो जानते हैं कि महागठबंधन में रहेंगे
तो सीटें अपने चॉइस के हिसाब से ले लेंगे। वहां नहीं मिलेगा। अब वहां अब इतना बड़ा भी जीत अगर भाजपा को हो रहा है तो 24 पे सिमट जा रही है एनडीए, जी। तो 24 के बाद इतनी सीटें जीतेगा ना बाकी लोग। उन सीटों में अगर सहनी को सीट मिल जाता है तो सहनी निकल जाएंगे, बल्ले बल्ले उनका हो जाएगा। अब जीत ही गए, उसको पलट जाएगा तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, ये तो चलते ही रह रहा है। इसके अलावा लवकुश का गुस्सा है, इस गुस्से को भाजपा अपने पक्ष में करना चाह रही है। लवकुश ओबीसी का एक बड़ा डिसाइडर वोट है और सफल होते दिख रही है। और इसमें आरसीपी के माध्यम से, सम्राट चौधरी के माध्यम से, पृथ्वी माली के माध्यम से, उपेंद्र कुशवाहा के माध्यम से भाजपा सफल होती दिख रही है। एक अंतिम लाइन जो कहा जा रहा है कि बिहार में इस बार यादव वर्सेस ऑल होने जा रहा है, इस सर्वे में भी ये बात है। एक अंतिम सवाल है कि माली को लेकर के भी कुछ, पृथ्वी माली को लेकर तस्वीर क्लियर नहीं है उसका, जिस प्रकार से ताल ठोक रहे हैं। खबर है कि पृथ्वी माली की मुलाकात, नाराज भी है, बहुत नाराज है, और उनकी मुलाकात उपेंद्र कुशवाहा से हुई है। उपेंद्र कुशवाहा ने तो ये तक कह दिया कि आप छोड़िए, जब उस तरह से नहीं बात बन रही है तो आप पूरी तरीके से पार्टी हमारे साथ आ जाइए लेकर। लेकिन पृथ्वी माली इतने कच्चे खिलाड़ी नहीं है, वो जानते हैं कि 5000 का वोट है हर विधानसभा में। इस वोट बैंक को बुलाने के लिए आज नहीं तो कल भाजपा उनके साथ रहेगी ही। खबर ये आई कि इस बार पैरवी करने कुछ लोग गए थे, लेकिन जो पैरवीकारी करने गए थे पृथ्वी माली का, उन्होंने सही ढंग से पैरवीकारी नहीं की। अगली बैठक में निश्चित तौर पर उनको बिठाया जाएगा साथ में। ये आश्वासन बिहार के एक बड़े नेता ने संगठन महामंत्री से फोन पर बात कराकर पृथ्वी माली को आश्वासन दिया है। तब यानी वो जुड़े रहेंगे। बिल्कुल। चलिए धन्यवाद इन तमाम जानकारी के लिए। तो निश्चित तौर पर जब सरकार चेंज हो जाती है पलटी मारने से, वैसे में लगातार हम लोग कर रहे हैं कि सर्वे जो था वो पहले का था। रोज बिहार की तस्वीर जिस प्रकार से बदल रही है, लोकसभा चुनाव का आगाज अभी से हो गया है, वैसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की विश्वसनीयता निश्चित तौर पर घटी है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है, क्योंकि एक बार अगर आप गलती करते हैं तो माफी किया जा सकता है, लेकिन जब लगातार आप गलती कर रहे हैं, वैसे में जिस गठबंधन में आप हैं उस गठबंधन में भी लोगों को आप पर भरोसा नहीं होगा। और जहां पर महागठबंधन के नेताओं में, विपक्षी नेताओं में एक चेहरा नहीं है, वैसे में प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर एनडीए शुरू से लड़ रहा है, तो कहीं किसी चेहरा की दिक्कत नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में उनके चेहरे पर जब बीजेपी चुनाव लड़ रही है, तो निश्चित तौर पर जिस प्रकार से बिहार में जुड़ाव होते जा रहा है, एक एक कड़ी जुड़ते जा रही है एनडीए में, कुशवाहा से लेकर के मांझी, इन तमाम चेहरों के आने से निश्चित तौर पर समीकरण जो है सर्वे का वो बदला है। और माना जा रहा है कि आगे आने वाले समय में अगर यही स्थिति रही तो और लोग अगर बीजेपी में जुड़ते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से, महागठबंधन की तरफ से अगर यही हाल रहा तो बीजेपी को सर्वे में और बढ़त मिल सकती है। हालांकि राजनीति में कब क्या होगा कहना मुश्किल है, लेकिन आगे क्या होगा देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल पंचनामा में हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।